Hello students, welcome back to my channel Physical Education class by Sachit Sharma. Today topic is circulatory system. परिसंचरण तंत्र रक्त प्रवाह संस्थान। अभी रक्त प्रवाह संस्थान क्या है? रक्त प्रवाह संस्थान से मतलब शरीर से का रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान में शरीर के संपूर्ण शरीर में रक्त का परिवहन होना परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब इसमें आता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। रक्त एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसके माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को पोषण प्राप्त होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन तथा पोषण तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं को होती है। कोशिकाओं तक इन पदार्थों का पहुंचना कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर उत्सर्जन अंगों तक पहुंचने के लिए हमारे शरीर एक विस्तृत तथा जटिल संस्थान है जिसे परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, अर्थात शरीर का ऐसा संस्थान जो विभिन्न कोशिकाओं तक पोषण पहुंचाता है तथा व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता है। रक्त प्रवाह संस्थान कहलाता है। संस्थान का सबसे प्रमुख अंग हृदय है। हृदय हमारे शरीर का एक ऐसा विलक्षण अंग है जो हमारे जन्म से पूर्व अर्थात गर्भ से ही एक पंप की तरह काम करना आरंभ कर देता है और लगातार मृत्यु तक कार्य करता रहता है। मनुष्य के रक्त प्रवाह संस्थान प्रवाह या संचार प्रणाली में निम्नलिखित अंग होते हैं: हृदय, धमनियाँ, कोशिकाएं तथा शिरा। हृदय मांसपेशियों से बना एक खोखला अंग है जो फेफड़े और डायाफ्राम के बीच स्थित है। यह त्रिकोणीय आकृति का बना होता है। यह एक पंप की तरह कार्य करता है। यह अंदर के वातावरण को ठीक बनाए रखता है तथा कोशिकाओं को संतुलित आहार पहुंचाने का कार्य निरंतर रूप से करता रहता है। यदि हृदय अपना पंप करने का कार्य बंद कर दे तो शरीर की सभी कोशिकाएं बिना आकार के रह जाएंगी और व्यर्थ के पदार्थ जैसे लैक्टिक अम्ल, एसिड, फास्फोरेट और कार्बन डाइऑक्साइड आदि शरीर में बढ़ने लगेंगे, जिससे के कारण कोशिकाओं का जीवन समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। हृदय के कार्य क्या हैं? हृदय के मुख्य कार्य हैं: शरीर के सभी भागों को शुद्ध रक्त संचालन करता है। शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को शुद्धि के लिए फेफड़ों में पहुंचाता है। यह हृदय दर को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हृदय की संरचना कैसी होती है? हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो इनपुट डायाफ्राम के ऊपर दो फेफड़ों के बीच स्थित होता है। यह वक्ष गुहा के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है, किंतु इसका ऊपरी भाग थोड़ा बाईं ओर यह हमारी मुट्ठी के बराबर के आकार का होता है तथा दूसरी दीवार यानी झिल्ली में थैली, जिसे परिहर कहते हैं, यह बंद रहता है तथा पसलियों के बीच सुरक्षित रहता है। हमारे हृदय में 4 प्रकोष्ठ कक्ष होते हैं जो विभाजिका झिल्ली द्वारा दाएं व बाएं घंटे में बटे होते हैं। प्रत्येक अर्ध के ऊपरी तथा निचले 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग में दायां तथा बायां आलिंद कहलाते हैं। निचला भाग दायां तथा बायां निलय कहलाता है। नीलों की दीवार आलिंदों की दीवारों से बहुत मोटी होती हैं। दायां आलिंद दाएं निलय के रंध्र में खुलता है तथा बायां आलिंद बाएं निलय के रंध्र में खुलता है, अर्थात दोनों रंध्र कपाटों द्वारा नियंत्रित होते हैं। कपाट वाल्व केवल निलय में ही खुलते हैं। रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं, अर्थात कपाट रक्त को आलिंद की ओर से निलय की ओर जाने देता है, परंतु रक्त निलय की ओर से आलिंद की ओर नहीं आने देता। हृदय का कार्य। रक्त प्रवाह की प्रणाली। हमारे शरीर में रक्त प्रवाह मुख्यतः हृदय के ऊपर निर्भर करता है। हृदय शिराओं से कम दबाव के आते हुए अशुद्ध रक्त को लेकर फेफड़ों को रक्त कोशिकाओं के ऑक्सीकरण के लिए पहुंचा देता है तथा फेफड़ों से शुद्ध रक्त आने वाला रक्त को फिर धमनियों से पंप कर देता है। इस प्रकार हृदय 2 प्रकार से रक्त प्रवाह चलता है: फेफड़े संबंधी रक्त प्रवाह। इसमें रक्त प्रवाह हृदय तथा फेफड़ों के बीच होता है। अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से बाएं निलय में होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। यहाँ से रक्त दोनों फेफड़ों में जाता है। रक्त फिर से शुद्ध होकर हृदय को पल्मोनरी शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। यहाँ से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं निलय में जाता है, जहाँ से सामान्य प्रवाह से महाधमनी में डाल दिया जाता है। सामान्य रक्त प्रवाह। इसमें रक्त प्रवाह हृदय तथा अन्य अंगों के बीच होता है।
रक्त हृदय बाएं नीले से महाधमनी की ओर बाहर आता है। इसके बाद रक्त छोटी छोटी धमनियों में पहुंचता है। छोटी धमनियां रक्त को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाती हैं। धमनियां ये वह नलिकाएं हैं जो हृदय से शुद्ध रक्त निकल कर जाता है। ये वे मोटी दीवार काली लचीली रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनसे रक्त का दबाव उष्ण होता है तथा ऑक्सीकृत रक्त को हृदय के शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं। हृदय जुड़ी प्रमुख धमनी महाधमनी कहलाती है। बड़ी महाधमनी छोटी महाधमनियों से छोटी धमनियां शाखाओं में बंटकर विभाजित हो जाती हैं। हर छोटी धमनी आर्टियोल का एक गुच्छा बनाती है। रक्त धमनियों से उसके उपभागों फिर कोशिकाओं में प्रभावित होता है। धमनी कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। धमनियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। लचीली धमनियाँ ये धमनियाँ वास्तव में बड़ी धमनियाँ होती हैं जैसे महाधमनी पल्मोनरी धमनी। इस प्रकार की धमनियों को कंडक्टिंग आर्टरीज भी कहा जाता है क्योंकि हृदय से जो रक्त बाहर निकलता है उसे वह धमनियाँ इकट्ठा करती हैं और ये धमनियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं। इनका व्यास 3 सेंटीमीटर तक होता है। हृदय के संकुचन के धक्के को सहन करने के लिए इसमें काफ़ी लचक होती है। मांसपेशीय धमनी ये धमनियाँ मध्यम आकार की होती हैं। ये वितरक धमनियाँ भी कहा जाता है क्योंकि रक्त को वे धमनियाँ शरीर के अन्य भागों में बांटती हैं। आर्टियोलम ये धमनियाँ होती हैं लेकिन इनका आकार बहुत छोटा होता है। आमतौर पर धमनियाँ रक्त का दबाव बनाए रखती हैं। फिर आता है रक्त वाहिकाएं कोशिकाएं। कोशिकाएं धागेनुमा वाहिका होती हैं जो केंद्रीय स्नायु संस्थान गुर्दों तथा आंतों की ग्रंथियों तथा हृदय में पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य रक्त परिसंचरण तथा पदार्थों का आदान प्रदान करना है। इसका व्यास रेडियस कम होता है लेकिन इनके माध्यम से गैसों तथा द्रव्यों का आदान प्रदान होता है। जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोशिका में 2 छोर होते हैं, एक धमनी अंत में और एक धमनी की समाप्ति की ओर और एक शिरा परक अंत होता है जो शिरा की शुरुआत में होता है। कोशिकाएं लघु शिरिकाओं से जुड़ी होती हैं। ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कोशिकाओं के प्रकार निरंतर कोशिकाएं, कैंटचिट कोशिकाएं, सिन्युअल कोशिकाएं। निरंतर कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो सभी प्रकार के मांसपेशी संयोजक ऊतकों तथा केंद्रीय स्नायु संस्थान में पाई जाती हैं। फेनेस्टिक कोशिकाएं इस प्रकार की कोशिकाएं गुर्दों में आंतों तथा ग्रंथियों में पाई जाती हैं। सिन्यूमाइडल इस प्रकार की कोशिकाएं जिगर की तिल्ली तथा अस्थियों में पाई जाती हैं। शिराएं इन नलिकाओं द्वारा शरीर के अशुद्ध रक्त वापस हृदय में लाया जाता है तथा अनेक लघु शिराएं मिलकर छोटी शिराओं का निर्माण करती हैं और छोटी शिराएं बड़ी शिराएं बन जाती हैं। शिराओं की दीवार पतली होती है। शिराओं में उपस्थित कपाट रक्त के प्रवाह के पीछे की ओर जाने से रोकते हैं। शिराएं रक्त प्रवाहित करती हैं। शिराओं की संरचना धमनियों जैसी होती है। शिराओं का व्यास धमनियों के व्यास से दुगना होता है। रक्त के कार्य क्या हैं? रक्त के कार्य हमारे शरीर में निम्नलिखित कार्य हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर ऊतकों तक पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना। वह पौष्टिक तत्वों को आंतों से ऊतकों तक ले जाते हैं। रक्त शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में सहायक होता है। रक्त की श्वेत रक्त कोशिकाएं जीवाणुनाशक शक्ति के कारक शरीर की बीमारियों से सुरक्षित रखती हैं। यह हार्मोन्स, विटामिन, प्रोटीन तथा अन्य रासायनिक तत्वों को उनकी आवश्यकता आने पर अन्य स्थानों पर ले जाती हैं। रक्त शरीर के पानी की मात्रा को बनाए रखने में सहायक है। कोशिकाएं गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले व्यर्थ पदार्थों की गुर्दा, फेफड़ों तथा आंतों तक लाता है। यहाँ से व्यर्थ पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्टे नामक एक अंग्रेज चिकित्सक ने की। यह रक्त परिसंचरण की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था। उसने पाया रक्त हृदय से धमनियों के माध्यम से निकलकर शिराओं द्वारा पुनः हृदय में लौट आता है।
रक्त एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसके माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को पोषण प्राप्त होता है। रक्त प्रवाह संस्थान की प्रस्तावना व हृदय की संरचना के लिए, शरीर के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों को ऑक्सीजन व अन्य आहार की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त मल पदार्थों, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए कार्य को लगातार चलना चाहिए। शरीर एक ऐसा संस्थान है जो विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन व आहार को पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व मल पदार्थों को बाहर निकालता है। रक्त प्रवाह संस्थान कहलाता है। हालांकि वह इस बात का पता नहीं लगा पाए कि धमनियां और शिराएं आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं। रक्त प्रवाह हमारे शरीर के में रक्त परिसंचरण दो प्रकार का होता है: फुसफुसी परिसंचरण तंत्र, फेफड़ों संबंधी रक्त प्रवाह, क्रमबद्ध परिसंचरण तंत्र। रक्त का फुसफुसी परिसंचरण तंत्र उदर महाशिरा में शरीर के ऊपरी अंगों सिर, गर्दन, हाथ आदि से निम्न महाशिरा शरीर के निचले भागों में अशुद्ध रक्त एकत्र करती हैं तथा हृदय के दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। यह अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं नीले में प्रभावित होता है। यहाँ से फुसफुसी शिरा और फेफड़ों में भेज दिया जाता है। फेफड़ों से अशुद्ध रक्त शुद्ध या ऑक्सीकृत होता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त फुसफुसी धमनी द्वारा बाएं आलिंद में ले जाया जाता है। इस पूरे परिपथ में फुसफुसी परिसंचरण व फेफड़े संबंधी रक्त प्रवाह कहते हैं। रक्त का क्रमबद्ध परिसंचरण तथा सामान्य प्रवाह। बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में पहुंचता है और सभी अंगों की कोशिकाओं को प्रभावित किया जाता है तथा परिसंचरण तथा सामान्य रक्त प्रवाह बना रहता है। हृदय स्पंदन तथा हृदय का धड़कना। हृदय के चारों ओर दाएं तथा बाएं आलिंद की दीवारें मांसपेशियों से बनी होती हैं। मांसपेशियों में क्रमबद्ध रूप से, लयबद्ध रूप से संकुचन तथा स्थिरण होता है। हृदय मांसपेशियों का संकुचन, प्रसारण, स्थिलन, अनुशीतलन कहलाता है। अनुशीतलन के समय दोनों आलिंदों में रक्त बाहर जाता है, जबकि प्रकुंचन के समय रक्त के दोनों नीलों से निकलकर धमनियों में प्रकाशित होता है। इस लयबद्ध प्रकुंचन तथा अनुशीतलन को हृदय स्पंदन कहते हैं। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों के एक स्पंद उत्पन्न करता है। धमनी में प्रति मिनट उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताता है। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति तथा रक्त के परिसंचरण को बनाए रखती है। नाड़ी दर, पल्स रेट। हृदय का प्रत्येक प्रकुंचन की कुछ मात्रा महाधमनी में भेज देता है। इससे महाधमनी पर दबाव पड़ता है और महाधमनी फैल जाती है। यह दबाव सारे अवयवों की पहुंच द्वारा जाता है। जिन स्थानों पर धमनियां त्वचा के पास होती हैं वहां इस दबाव को झटके से महसूस किया जा सकता है। इस झटके को नाड़ी कहते हैं। नाड़ी दर ज्ञात करने के लिए कलाई की रेडियल धमनी को छूकर देखा जाता है। नाड़ी दर हृदय की गति का ठीक से ज्ञान हो जाता है। विश्राम की स्थिति में एक स्वस्थ व्यक्ति नाड़ी दर या हृदय स्पंदन 72 से 80 मिनट तक हो सकती है। असामान्य स्थितियों में नाड़ी दर घट और बढ़ सकती है। स्ट्रोक आयतन। एक हृदय स्पंदन में आरंभ से दूसरे स्पंदन में आरंभ होने के बीच इस समय को हृदय चक्र या कार्डियक कहते हैं। इस क्रिया के दोनों आलिंदों द्वारा और दोनों नीले द्वारा प्रकुंचन तथा अनुस्थलन सम्मिलित होता है। प्रत्येक हृदय दर से नीले हर बार 70 मिलीमीटर रक्त पंप करता है, जिसे स्ट्रोक कहते हैं। हृदय निकास। नीले द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त आयतन को हृदय निकास कहते हैं। यह स्ट्रोक आयतन स्पंदन दर से गुणक के बराबर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति हृदय की निकास क्षमता औसतन 5 लीटर होती है। खिलाड़ियों की हृदय निकास क्षमता सामान्य मनुष्य से अधिक होती है। रक्तदाब। बिना दबाव के कोई तरल पदार्थ वाहिकाओं में प्रभावित नहीं किया जा सकता। इस कारण धमनियों तथा कोशिकाओं शिराओं में रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए हृदय को काफ़ी दबाव डालना पड़ता है। यह दबाव हृदय की मांसपेशियों संकुचन अनुस्थलन के कारण उत्पन्न होता है। यह दबाव अनुस्थलन की तुलना में प्रकुंचन के समय अधिक होता है। प्रकुंचन के समय पड़ने वाले दबाव को प्रकुंचन दबाव, सिस्टोलिटिक प्रेशर तथा अनुस्थलन के समय पड़ने वाले दबाव को अनुस्थलन डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एक वयस्क व्यक्ति का रक्तदाब सामान्य स्थिति में 120 से 80 होता है। इस रक्तचाप में 120 मिलीमीटर Hg प्रकुंचित
प्रदर्शित करता है, जबकि 80 मिलीमीटर Hg अनुशीलन दबाव को रक्तचाप को घटना और बढ़ना कई कारणों से निर्भर करता है। हृदय दर, यह दिल द्वारा संकुचन प्रयुक्त रक्त की मात्रा है। सामान्य व्यक्ति में लगभग 80 मिलीमीटर प्रति संकुचन होती है, जबकि प्रशिक्षित खिलाड़ियों में 110 मिलीमीटर प्रति संकुचन हो सकती है। तो इसी के साथ आज आपका रक्त परिसंचरण और उससे जुड़े हुए टॉपिक आज यहाँ पूरे हुए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।